अकाउंट्स पेबल, बच्चों अकाउंट रिसीवेबल तो हमने पढ़ लिया था, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल जिनसे पैसा आना था, पेबल जिनको पैसा देना है। अकाउंट्स पेबल मैनेजिंग ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट उधार लेना, ये सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, जो बिना ब्याज के आता है। जैसे रिसीवेबल के अंदर बैलेंसिंग एक्ट को हमें मैनेज करना होता है, वैसे ही पेबल में भी करना पड़ता है। किसके बीच में? लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें उल्टा मामला होगा। लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड क्रेडिट खींचनी है, उधारी में समय बिताना है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो देखो, जितना ज्यादा उधार का समय मांगोगे सामने वाला उतना ही महंगा माल बेचेगा। जितना कम समय में पैसा दोगे उतना ही आपको फायदा होगा। कैश में खरीद लो, फायदा होगा, सस्ता माल आएगा, परचेस कॉस्ट कम हो जाएगी। खत्म। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंसिंग एक्ट। स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों को? यस सर। बैलेंसिंग एक्ट वही, डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर टू ऑब्टेन अ फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। लिक्विडिटी बढ़ेगी, फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्रॉफिटेबिलिटी, डिलेइंग टू लॉन्ग मे कॉज डिफिकल्टी फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म। महंगा माल मिलेगा, सप्लायर माल देने से हिचकिचाएंगे आपको, राइट? By delaying payment to supplier, company face possible problem. वही, supplier may refuse to supply in future. Supplier may only supply on a cash basis. There may be a loss of reputation of business. Supplier may increase price in future or withhold discount. फ्यूचर में प्राइस बढ़ा देंगे, जो डिस्काउंट अगर आपको कुछ दिया है तो वो नहीं देंगे। तो ट्रेड क्रेडिट इज नॉर्मली सीन एज अ फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल। Why is this is normally true? It may be that a supplier offer a discount for early payment. In this case, delaying payment is no longer free since the cost will be the lost discount. It can be done using the same technique we saw under account receivable. Bilkul. Although note that the calculations are now from the customer's perspective rather than the supplier one. Bilkul. A calculation of whether to accept an early settlement discount offered by a supplier will assess. Bilkul क्या? Cost of discount in terms of increased working capital funding cost. क्योंकि अगर आप पैसा जल्दी दोगे तो आपको ब्याज लगेगा। So cost of discount in terms of increased working capital funding cost. Earlier payment lead to a lower payable balance and a larger working capital balance that now require extra funding. बिल्कुल। Annual percentage cost of will be for instance an overdraft charge. बिल्कुल सही। अब यहाँ उल्टा मामला है। ओवरड्राफ्ट की रेट है 12%। डिस्काउंट आपका उससे ज्यादा होना चाहिए। आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% एनुअल, और ओवरड्राफ्ट 12% है, तो बढ़िया। क्या मतलब हुआ? उल्टा मामला हो गया। सॉरी, गलत बोल गया मैं। कब होना चाहिए?
समझ गए क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा जल्दी देना चाह रहे हो, उसकी रेट 12% है, तो आपको जो डिस्काउंट देना, भाई अब आपके को देना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है आपको, मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो आपका पैसा, आपको फायदा तो हो रहा है, लेकिन फायदा 12% हो रहा है, और आपको वो पैसा चुकाना, अगर जल्दी चुका रहे हो तो ओवरड्राफ्ट रेट 14 है, तो आप बोलोगे यार फिर तो बेटर है ना. So benefit of the discount in that less cash is paid supplier. The annual benefit as a percentage is same formula as used in on annual cost of offering an early settlement discount to a customer. वही फॉर्मूला है, या बेनिफिट होगा वही 1 + डिस्काउंट अपॉन अमाउंट लेट टू पे पावर नंबर ऑफ पीरियड -1 number of period with 65 52 at 12 upon number of day week month earlier the payment is received. यहाँ पे received हो जाए, सॉरी पेमेंट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब जरा देखना. TYU 5 देखना. One supplier has offered a discount to box company of 2% on an invoice for, यानी एक सप्लायर हमको ऑफर कर रहा है, हम बॉक्स कंपनी, 2% का 7,500 की इनवॉइस पर, अगर पेमेंट 1 महीने में दे दो रादर देन 3 मंथ. तो पहले जस्ट वेट, मैंने 9th चैप्टर बच्चों, ये क्या मैंने क्वेश्चंस कहीं और कर रखे थे इसके, 1 मिनट अब इसका लेंगे, ये रहे, फाइल ही सेव नहीं हुई है, चलो कोई नहीं, उसी में ले लेते हैं टेबल में. ठीक है, लाइए क्वेश्चन क्या है. एक सप्लायर है जिसने 2% का डिस्काउंट ऑफर किया है. TYU 5. डिस्काउंट
2%. If payment is made in 1 month instead of 3 months, यानी 2 महीने अर्लियर. ठीक है. अमाउंट 7,500. रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट 10%. अब समझ लें, सबसे पहले एनुअलाइज रेट. आपको ये बेनिफिट होगा डिस्काउंट का. एनुअल कॉस्ट की जगह एनुअल बेनिफिट. ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट होगी 1+2 डिवाइडेड बाय 98 पावर 6 ही आएगी. क्यों आएगी पावर 6 तो समझा देता हूं. 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1. जहां पहले 3 महीने लगते थे, अब 1 महीना, 2 महीना अर्लियर. 12/3 - 1 2, तो ये 6 ही आ गया लकीली. दैट इज 12.89%, लगभग 12.9%. तो आपका बेनिफिट 12.9% है और रेट ऑफ डिस्काउंट ओवरड्राफ्ट 10% है, तो बेटर है. आपको बेनिफिट ज्यादा अच्छा मिल रहा है. राइट. ये देख लो. इसने अमाउंट में कर दिया 12.88, मेरे हुए या 12.9. सो आगे पॉइंट ये देख लो. It would be cheaper to borrow the money from the bank to pay early and accept a discount. So बेटर है कि आप बैंक से क्या कर लो. अरे वाह, 2 तरह से कर रखा है इसने, देखो. मेरा ठीक लगा ये वाला तरीका. सिंस मैं ऐसे लिखूंगा, सिंस रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट is lower than
बेनिफिट, करेक्ट, बेनिफिट की रेट ज्यादा है कॉस्ट से। अच्छा लगा तरीका। सिंस रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट इज लोअर देन बेनिफिट, यानी डिस्काउंट, क्योंकि आपको मिल रहा है, मतलब इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। मतलब 12.9% चीज सस्ती पड़ रही है आपको, और वही चीज बाजार से आप 10% लाओगे तो 2.9 का तो फायदा हो गया ना आपको। इट्स बेटर टू अवेल डिस्काउंट एंड पे अर्ली। बच्चों समझ में आ रही है ये बात? महक, महक, यस सर। आ गई ना समझ में? यस सर। एक और तरीका देख लो। 7,500 का 2% डिस्काउंट कितना होता है? 150। बिल्कुल। और अगर मैं देखूं तो अगर आप बैंक से पैसा लाओगे 7,500, तो 10% तो 3 महीने, 3 महीने का 126, एक महीने का 61.25, तो 2 महीने का निकाल दो डायरेक्ट। एक और तरीका है, और डिस्काउंट अर्नड, ये भी आसान है। 2% ऑफ 7,500। $150 का डिस्काउंट। इंटरेस्ट जो आपको लगेगा, वैसे आपका 3 महीने तक का इंटरेस्ट बचाते, अब आप 2 महीने का बचाओगे। इंटरेस्ट सेव्ड या इंटरेस्ट चार्जेस, 2 महीने के एक्स्ट्रा लग जाएंगे। भाई आपको पैसा जल्दी देना पड़ेगा ना, 3 महीने में देना था, वहां 1 महीने में देना, तो 2 महीने का ब्याज लग जाएगा ना। कितना? 7,500 इंटू 10% इंटू 2/12, 125। तो डायरेक्ट नेट सेविंग, मुझे मालूम है थोड़ा सा फर्क आएगा, वो क्यों आएगा बताता हूँ आपको। वो 7.5 की जगह ये कुछ ऐसे लेगा, देखो, ये बेस जो लेगा वो 2,340, ये वाली चीज। ओवरड्राफ्ट फी कितनी बचेगी, वो ये ₹1.25 का फर्क आएगा। यानी ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा किताब अलग करती है, बट मैं बुक वाले को तरीके को फॉलो करूंगा। वो इसको बेसिकली ऐसे नहीं निकालेगा, वो यूं निकालेगा। पहले तो कहेगा 3 महीने का, यहाँ तो सही है, देखो ये बिल्कुल सही, 3 महीने का ब्याज लगता। लेकिन अगर मैं 2 महीने पहले ही दे दूंगा तो मुझे 7.5 देने ही नहीं पड़ेंगे।
मुझे 150 कम देने पड़ेंगे, उसका ब्याज लगेगा। ये ज्यादा सही है ना? हाँ, यही करना आप एग्जाम में, इतना ही देना पड़ेगा और उस पर 10% से 1 महीने का ब्याज लग जाएगा। दिस माइनस दिस, खत्म, ये फर्क आ जाएगा। दिस माइनस। सो दोनों टेक्निक अपने पास, कोई सी भी एक टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। ऊपर वाली आसान थी नहीं? ये भी आसान है, समझ में आ गई तो? चलो बच्चों, T/6, work out the equivalent annual cost of following credit term। ठीक है क्या? 1.75% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 3 वीक्स, या फिर अल्टरनेटिवली पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 8 वीक्स, और आपको ईयर में 50 वीक्स मानने हैं। अब यहां तो अपने को ये वाली टेक्निक ही फॉलो करनी पड़ेगी, ऊपर वाली। सिर्फ कॉस्ट ऑफ, एनुअल कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग क्रेडिट टर्म। If payment is made in how many weeks? 3 weeks instead of 8 weeks. Number of periods is equal to 50 weeks divided by 8 minus 3. Ten weeks, 10 periods. हाँ ठीक है ना, वीक्स लिखने की जरूरत का है। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। ठीक है, 1 प्लस 1.75 divided by 98.25, समझ गए? पावर
10 minus 1 control C control V 10 minus 1 और इधर लगा दो इज इक्वल टू 19.31%. Got it? बस अब यहाँ पे रेट ऑफ ड्राफ्ट देने की सिर्फ यही निकालना था. ये देखिए 19.5%. घबराइए नहीं, अप्रॉक्स है वो, मैंने एग्जैक्ट रेट ली है. 5 वीक पीरियड पावर 10 हो जाएगी. ये 0.018 आ रहा है, मैंने पॉइंट ये अप्रॉक्स लिया उसने. एक्चुअल में ये है 0.0175. इसने जो डिवाइड लगाया ना, कैसे ये वाला अब करके देख लो. अगर मैं 1.75 में डिवाइड लगाता हूं 98.25 का, तो वो अप्रॉक्स आता है 0.017812. उसने अप्रॉक्स कर दिया इसको. पॉइंट 018 अप्रॉक्स due to which answer of study text vary. क्योंकि उसने यहां पर एग्जैक्ट नहीं लिया. कुछ समझ गए आप? ये क्या चीज है? 1.75 डिवाइडेड बाय 98.25. ठीक है, बता दिया क्यों आंसर वेरी कर रहा है इसमें. अब थ्योरी पार्ट बचा है अपना. ट्रेड पेबल. Under trade credit, a firm is able to obtain goods from a supplier without immediate payment. The supplier accepting the firm will pay at a later date. बिल्कुल. Trade credit period vary from industry to industry, and each industry will have what is generally accepted norm. भाई जो नॉर्म्स होते हैं उसको सब एक्सेप्ट करते हैं. जो जनरली 7 दिन या उससे ज्यादा का पीरियड होता है. Usual term of credit range from 4 weeks to the period between the date of purchase and end of the month following the month of purchase. 4 weeks to the period between the date of purchase and the end of the month following the, यानी जिस महीने में परचेस करोगे उसके अगले महीने के 4 सप्ताह, मतलब कुल मिला के 1-1.5 महीने की क्रेडिट होती है. However, considerable scope for flexibility exists and longer credit period are sometimes offered, particularly where the type of business activity require a long period to convert material into saleable product. Example, farming. तो जहाँ रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स बन के बिकने में टाइम ज्यादा लगता है, वहां पर आप रॉ मटेरियल
से जिनसे खरीदते हो उनसे आप ज्यादा उधारी मांगते हो और देते भी हैं वो। A proportion of firm supplier will normally offer, जनरली क्या होता है कुछ लोग तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे देते हैं जिससे उनको पैसा वापस मिल जाए। लेकिन अगर फर्म के पास पैसे की कमी है तो वो क्या चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा उधारी में पैसा फंसा रहे, भले सेटलमेंट डिस्काउंट मिल रहा है। सेटलमेंट डिस्काउंट मिल भी रहा है तो क्या करेगी लेके, पैसा होना चाहिए ना, है ही नहीं उसके पास। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। इट कैन बी अ मिस्टेक टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। बोले आप वर्किंग कैपिटल को कम कैसे कर सकते हो, उधारियां बढ़ाकर। नहीं, गलत बात है, ज्यादा उधारी लेना अच्छी बात नहीं है। इट कैन बी अ मिस्टेक टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल बाय होल्डिंग ऑन टू क्रेडिटर मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन is allowed, as in long term this could affect the supplier willingness to supply good and raw material and cause further embarrassment to the firm. Favorable credit terms are one of the several factors that influence the choice of supplier. Furthermore, the act of accepting settlement discount has an opportunity cost. बताइए हमने, that is the cost of finance obtained from another source to replace that not obtained from creditors. बोले वैसे तो ये फ्री क्रेडिट होता है सोर्स, लेकिन कई बार इसकी कॉस्ट भी हो जाती है, ज्यादा लंबा समय ले लेते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलते हैं, सप्लायर की गुडविल खत्म हो जाती है, फ्यूचर में सेल महंगी, मतलब आपके लिए सप्लायर महंगा प्राइस देता है। और यहाँ सिखाई दिया आपको, in order to compare the cost of different sources of finance, all costs are usually converted to a rate per year basis. The cost of extended trade credit is usually measured by loss of discount, but the calculation of its cost is complicated. बता दिया आपने, by such variable as a number of alternative supply and the general economic condition. Certain assumptions may have to be maximum delay in payment that can be achieved before the supply of good return supplier, the availability of alternative supply, ये सब बातें होती हैं। अब आ रहे हैं अपन फॉरेन क्रेडिट पर, चाहे वो रिसीवेबल के रेस्पेक्ट में हो चाहे पेपर के। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आप जब बाहर माल बेचते हो तो भी रिस्क है और जब बाहर से माल खरीदते हो तो भी रिस्क है। बाहर बेचते हो पैसा आने के रिस्क, बाहर से खरीदते हो तो मालूम क्या, सामने वाला आपसे पहले एडवांस मांगेगा, माल ही नहीं बेचेगा, आपको कैसे लाओगे खरीद के, वो भी आप पे विश्वास कैसे करेगा। उसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले अपन अकाउंट रिसीवेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओवरसीज अकाउंट में जो अपन ने अब तक रिसीवेबल पेबल में पढ़ा, उसके अलावा और एक्स्ट्रा क्या होता है, दो तरह की रिस्क होती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क, ये रिसीवेबल के केस में पैदा हो जाती है। फेलियर और डिले इन कलेक्टिंग पेमेंट ड्यू फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। तो बच्चों, एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क रिस्क ऑफ फेलियर और डिले इन कलेक्टिंग पेमेंट ड्यू फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। अब और सुनना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क is the risk that the value of the currency will change between the date of contract and the date of settlement. अब मैं आपको समझा देता हूं। इंपोर्ट में कब होती है, इफ वी कमिट टू पे इन फॉरेन करेंसी तो ये रिस्क होगी। यानी हमने माल खरीदा यूएसए से,
एग्जाम्पल, इंडियन बायर purchases from US supplier and agree to pay in डॉलर, तो होगी। अगर उसने कहा कि भैया मैं तो तुम पेमेंट रुपए में ही करूंगा, तो रिस्क नहीं होगी। फॉरेन एक्सचेंज तब होती है जब आप कमिटमेंट कर देते हो कि मैं पैसा आपको डॉलर में दूंगा। एक्सपोर्ट के केस में कब होगी? if we accept to receive in foreign currency. Example, Indian sailor sails to US buyer and agree to receive payment in डॉलर, तो फॉरेन एक्सचेंजेस होती है। इंसर्ट नोट, if we commit or agree to make payment or receive payment in home currency, then there will be no foreign exchange रिस्क। कारण समझ गए? मैंने कहा कि मैं तो भैया रुपए में ही पैसा लूंगा 1 महीने बाद, तो अब चिंता सामने वाले को है, क्योंकि मेरे को तो मेरी होम करेंसी में पैसा मिल रहा है, मेरी डोमेस्टिक करेंसी में पैसा मिल रहा है। जो मेरे को इंडिया में बेचता, मैं इंडियन, मान लो इंडिया का बंदा इंडिया के बंदे को माल बेचेगा 1 महीने के उधार पे और पैसा रुपए में लेगा। इंडिया का बंदा यूएसए को बेचेगा और पैसा रुपए में लेगा, तो उसको रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज की कोई रिस्क ही नहीं है, करेंसी की कोई रिस्क ही नहीं है। सेम आपने खरीदा किसी इंडियन बायर से और कहा हम पैसे जो हैं वो रुपए में देंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपने खरीदा एक यूएसए के बायर से और कहा हम पैसे रुपए में ही देंगे, तो आपको रिस्क का है। चले, और एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क क्या? उधार के कारण आप उधार दोगे तो उधार पैसा वसूलने में, देखो इंडिया में बनता है तो आपको सारे लीगल वगैरह सब पता है एस्पेक्ट, लेकिन आप यूएसए में बेच रहे हो तो वहां आपको पता होना चाहिए कि क्या लीगल एक्शन ले सकते हो अगर सामने वाला पैसा नहीं देगा तो। वो एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क है। अब बात करें ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड में माल खरीदना या माल बेचना, जो मैंने समझाया वो यही है। अब इसको वो थोड़ा डिटेल में जाएगा कि कैसे अपन इस रिस्क से बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये पूरा अपने को समझाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Whilst all of the basic management principle and technique discussed so far apply equally to overseas receivable and payable, एडिशनल रिस्क मैंने बताई दी आपको, एक्सपोर्ट क्रेडिट और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क के लॉस कारण क्या है? पॉसिबल कॉसेज
possible causes of loss from export credit risk which apply to all export trade with whatever size, उसमें ये सब हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर या कस्टमर की इलिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं, इलिक्विडिटी। ये डोमेस्टिक ट्रेडिंग में भी होता था, लेकिन when an export customer cannot pay, our supplier have extra problem in protecting their position in foreign legal and banking system। अभी बता दिया मैंने। दूसरा, bankruptcy और failure of a bank in the remittance channel, रेमिटेंस चेन, जिस चेन से बैंक चेन होती है, डायरेक्ट पैसा नहीं आता सीधा, वो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकता, बैंक के थ्रू आता है। अब जिस बैंक के थ्रू आ रहा है वो बैंक की अगर बैंकरप्ट हो जाए तो होता है ऐसा, हुआ भी है जब बैंक फेल हो जाते हैं। आपका रेमिटेंस चैनल स्पेसिफाइड नहीं है, ये खराब है, या आपने कहा हम जो करेंसी में पैसा ले रहे हैं, आपने पैसा ले लिया मान लो पाकिस्तानी रुपीज में, जो कन्वर्ट ही नहीं होता बाजार में। इनकन्वर्टिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स करेंसी एंड लैक ऑफ एक्सेस टू द करेंसी इन विच पेमेंट इज ड्यू। This can be caused by deliberate exchange control or by an unplanned lack of foreign exchange in customer central bank। और एक पॉलिटिकल रिस्क तो हमेशा बनी रहती है ना। अभी हुआ देखो ट्रम्प सरकार, यूएसए वाली। सो देयर कॉजेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में सिविल वॉर हो गया या रिजाइम चेंज हो गया, अभी रिजाइम चेंज हुआ यूएसए में जैसे। एक्सटर्नल के अंदर वॉर हो गया, ब्लॉकेड हो गया, खत्म। अब इन सब की रिस्क को बचने के लिए एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं, कैसे बच सकता है? यूज बैंक इन बोथ कंट्रीज, यानी यूएसए का बैंक और इंडिया का बैंक, दोनों जगह बैंकों से काम करो। टू एक्ट मतलब बैंक कलेक्ट करके लाके देगा वहां पर, किससे? आपके कस्टमर से, यानी यूएसए के कस्टमर से वहां का बैंक कलेक्ट करके लाके देगा। तो यूएसए का कस्टमर बाउंड हो जाएगा वहां के बैंक को, यानी वो आप डायरेक्ट मत जाओ, अब बैंक के थ्रू जाओ, और आप अपने बैंक से बोलो कि आप यूएसए के बैंक से पैसा लाओगे। चार्ज ज्यादा लगेंगे दो तरफ के, लेकिन फायदा रहेगा। यूज बैंक इन बोथ कंट्री टू एक्ट एज द कलेक्टिंग चैनल फॉर द रेमिटेंस एंड टू कंट्रोल द शिपिंग डॉक्यूमेंट सो दैट दे आर ओनली रिलीज अगेन पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये लैंग्वेज टेक्निकल है, बहुत सीधी सी बात कहता हूं। ना तो आप यूएसए वाले पे विश्वास करोगे, ना वो आप पे करेगा। तो आप क्या कहते हो कि मैं माल भेजता हूं, ठीक है, लेकिन आप यूएसए के बैंकर को कहते हो कि ये माल फिजिकल डिलीवरी यूएसए का कस्टमर तभी लेगा जब आपको पैसे दे देगा। यानी यूएसए का कस्टमर सप्लाई कब ले पाएगा यूएसए में? जब वो उधर यूएसए के बैंक को पैसा खसकना दे। उधर फूट जाएगा फोन। अरे भाई खसकना उधर। प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, जिसका भी ऑन है। So use bank in both country to act as collecting channel for the remittance and to control the shipping document। समझ गए? So that they are only released against payment or acceptance of negotiable instrument, जिसको अपन बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं। इसके अलावा आप आईएलसी भी ले सकते हो, इंटरनेशनल लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी जिसको आपने माल बेचा है, आप उससे कहते हो कि भैया मेरे को तेरे बैंकर से एलसी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या होता है, यूएसए का बैंक अपने कस्टमर के फेवर में एक एलसी इशू कर देता है कि देखो मेरी तरफ से गारंटी है कि अगर आपने माल इसको बेचा तो ये पैसे दे देगा। आप बोलोगे बैंकर गारंटी लेगा? हाँ, क्योंकि यूएसए के बंदे ने, यूएसए का जो बंदा है यानी जो खरीद रहा है माल, उसने कोई ना कोई सिक्योरिटी रख के बैंक से एलसी इशू करवाई होगी। आईएलसी भी लो तो ऐसी बैंक से मत लो,
फर्स्ट क्लास बैंक से लो। बैंक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास बैंकर होना चाहिए। इसके अलावा तो पहला बात समझ में गया, दोनों तरफ बैंक यूज करो। तीसरा आईएलसी ले लो। तीसरा कंफर्म्ड आईएलसी ले लो, जिसको अपन CILC बोलते हैं। तो CILC क्या है? फर्स्ट क्लास बैंक से, टॉप मोस्ट बैंक से आप आईएलसी लोगे। फिर इसके अलावा थर्ड पार्टी से भी सपोर्ट लो, लोकल बैंक से गारंटी लो। गेट अ गारंटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम लोकल बैंक, गेट अ गारंटी फ्रॉम लोकल फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक, कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो 4 बातें समझ में आ गई। यूज बैंक इन बोथ कंट्रीज, ILC, CILC, सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी। सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी में 2 बातें हैं, गेट अ गारंटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम लोकल बैंक, गेट अ लेटर फ्रॉम लोकल फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक कंफर्मिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। और उसके अलावा एक और 5वीं चीज, एक काम कर लो, जब भी माल बेचो ना, इंश्योरेंस करवा लो। टेक आउट एक्सपोर्ट क्रेडिट कवर। एक्सपोर्ट क्रेडिट कवर का मतलब इंश्योरेंस करवा लिया कि अगर पैसा नहीं आएगा तो, बट नो डाउट उसके चार्जेस लगते हैं। 5 बातें समझ में आ गई। उसके अलावा आप एक इंटरमीडिएटरी यूज करो, वो आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस हो सकता है, फैक्टरिंग करवा लो, फोरफिटिंग हाउस। दोस्तों जैसे अपन डोमेस्टिक मार्केट में फैक्टरिंग बोलते हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट में उसको फोरफिटिंग बोलते हैं। बेसिकली उन एजेंट्स के थ्रू काम करो जो आपका पैसा गारंटी कर दें और डूबने की जिम्मेदारी भी ले लें। समझ गए? नॉन रिकोर्स। मेरे ख्याल से इजी लगा होगा आपको, थ्योरी थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप बच पाओगे इन सब से। द नीड टू अवॉइड गिविंग क्रेडिट टू अनक्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर। तो बेटर है कि जो अनक्रेडिट वर्दी कस्टमर है उनको मत बेचो। बेचोगे तो फंसोगे, क्योंकि वीक कस्टमर को LIC नहीं मिलेगी, ILC नहीं मिलेगी, कोई इंटरमीडिएट उनको सपोर्ट करने नहीं आएगा। नेक्स्ट, द नीड टू नेगोशिएट सिक्योर पेमेंट टर्म प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म विच कस्टमर डू नॉट फाइंड कॉन्जीनियल। मतलब वो इतना फ्रेंडली होता नहीं, पैसे खूब लगते हैं। एन ILC and especially a CILC are costly to customer and restrict their flexibility. और खर्चा कितना आ जाएगा, क्या करोगे? If they are short of cash at the end of the month, they must still pay if their bank is committed. इवन एक्सपोर्टर को पैसा तभी कलेक्ट कर पाएगा जब वो LC में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट कर दे। एक आध भी डॉक्यूमेंट नहीं जाता है तो पैसा रुक जाता है। They will not be able to do this if they have sent the goods by air and the credit requires shipping document, or they need to produce the customer inspection certificate and customer engineer is mysteriously unavailable to inspect। आए नहीं, साइन नहीं कर रहे हैं, रुक जाता है पैसा। The need to institute payment is in convertible currency। अब सुनो, ट्रेड हुआ जापान और इंडिया के बीच में और करेंसी है डॉलर। नहीं हो पाता कई बार। Customer authority will permit to become effective as the remittance where the exporter need to have the fund usually in their own country। तो जापान में डॉलर होने चाहिए अगर आपको उनसे डॉलर चाहिए तो। खत्म। So many company trade in foreign country, either buying from abroad in a foreign currency or denominating sales to export customer in a foreign currency। If so they
might need to buy foreign currency to pay a supplier, convert foreign currency receipt into, मतलब एक तो उन्हें सप्लायर को देने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, और जो फॉरेन करेंसी में रिसिप्ट आएगी उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Like domestic trade, foreign trade is arranged on credit term. Company usually know in advance what foreign currency they will need to pay out and what currency they will be receiving. Foreign exchange risk arise हो जाती है. ये बात पढ़ने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़ा दूंगा. If a company has to obtain foreign currency at a future date to make a payment, there is a risk that the cost of buying the currency will rise if the exchange rate move and the currency strengthen in value. अब आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी. अगर फॉरेन करेंसी महंगी हो गई तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा. फ्यूचर में पैसा आने वाला है फॉरेन करेंसी तो आपको कन्वर्ट कराना है. अगर करेंसी गिर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा. अच्छा, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है. उस चीज को कैसे हैजिंग करते हैं, क्या करते हैं, सब बाद में पढ़ेंगे. ये पढ़ा दिया. Exposure to the risk of adverse changes in exchange rates are known as foreign exchange transaction exposure. These exposure can be hedged. या तो ये कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं. ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर 13 में. ठीक है, खत्म. आ गया समझ में. अब मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल. डोमेस्टिक ट्रेड में तो रुपए में काम करते हो, रुपए में ही रिकॉर्ड करते हो. लेकिन यहाँ तो डॉलर में माल बेचोगे, रुपए में लिखना पड़ेगा. कैसे भैया? ये तो वो तो ठीक है, लेकिन और भी दिक्कत आती है. It is harder for a business to pursue any overdue amount from a business in another country with a different legal system. One opinion for a business is to simply trust the foreign customer to pay within the stated credit period without demanding additional security. इसको अपन open account बोलते हैं. This option means the business faces a level of non-payment risk that some businesses may find unacceptable. Better है फॉरेन अकाउंट रिसीवल में इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, या तो पैसा पूरा के पूरा एडवांस में ले लो या पार्ट पैसा एडवांस में ले लो. बट जनरली वो कस्टमर ऐसा करते नहीं है. या फिर आप पे काम करो, बैंक के थ्रू चले जाओ, जहां पर माल बेचते ही बैंक से पैसा उठा लो. फोरफेटिंग, घबराना मत, वही चीज है. कौन सी? जो हमने डोमेस्टिक मार्केट में पढ़ी थी. ठीक है ना. और जनरली विदाउट रिकोर्स ही होता है. फैक्टरिंग, वन मेथड ऑफ डूइंग दिस इज फोरफेटिंग. इंटरनेशनल मार्केट में इसको फोरफेटिंग बोलते हैं. फोरफेटिंग इन्वॉल्व द परचेजेस ऑफ फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेलर बाय अ फोरफिटर. खत्म. फोरफिटर खरीद लेता है, फोरफिटर सारी क्रेडिट रिस्क ले लेता है, लेकिन उसके पैसे लेता है. Purchase receivable become a form of debt instrument which can be sold on the money market. The non-recourse side of the transaction make this an attractive arrangement for business, but as a result, the cost of forfeiting is relatively high. खत्म बात. जनरली फोरफिटिंग भी बड़े अमाउंट के लिए अवेलेबल होती है, जनरली 250,000 से अबव के लिए, और मेजर कन्वर्टेबल करेंसी में ही होती है, और मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन के लिए होती है. लेटर ऑफ क्रेडिट, जब माल खरीदना होता है तो खरीदना होता है हमको, तो भी हमको एलसी चाहिए होती है, क्योंकि सामने वाला जो सेलर है, आपको यूएसए के मार्केट से माल खरीदना है, वहां का बंदा आपको माल नहीं बेचेगा, क्योंकि पैसे की श्योरिटी चाहिए. तो आप अपने बैंक के पास जाके एलसी लेके वो एलसी उसको भेजते हो. सेम
जब आप माल खरीदते हो तो एलसी मांगते भी हो, बेचते हो तो मांगते हो। आप जब एलसी मांगते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप और यूएसए का जो कस्टमर है वो दोनों अपनी टर्म्स आपस में उस एलसी में लिख देते हैं। 2 महीने बाद, यानी आप जब ऑर्डर करोगे उसके 15 दिन में मैं आपको सप्लाई करूंगा, जब आपके पास माल फिजिकली पहुंच जाएगा उसके अगले 21 दिन में आप पैसा दे दोगे, इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें क्या होगा, जो परचेजर है यानी यूएसए वाला, वो अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेगा एलसी इशू करने के लिए, और अगर आप खरीद रहे हो माल तो आप अपने बैंक से एलसी इशू करवाओगे। तो जनरली एलसी इशू कौन करता है? इशू किसको की जाती है? सेलर बैंक को। किस बात की? गारंटिंग पेमेंट टू द सेलर वन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द लेटर हैव बीन कंप्लाइड विद। खत्म। टिपिकली द कंडीशन रिलेट टू प्रेजेंटिंग शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्पैचिंग द गुड बिफोर अ सर्टेन डेट। खत्म बात। The goods are dispatched to the customer and the shipping documentation is sent to the purchaser bank. खत्म। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हो गया, बैंक बैंकर की एक्सेप्टेंस दे देता है। सेलर कैन आइदर होल्ड द बैंकर एक्सेप्टेंस अंटिल मैच्योरिटी और सेल इट इन मनी मार्केट और एट डिस्काउंटेड रेट। पेमेंट तो 2 महीने बाद ही आना है, लेकिन अगर 2 महीने पहले चाहते हो आप, यानी एक बात है, सेलर को ये बात पक्की कि पैसे मेरे कंफर्म हो गए, भले 2 महीने बाद आएंगे। अब वो जल्दी चाहता है तो वो बैंक से डिस्काउंट करा के उसका बैंक को डिस्काउंटिंग चार्ज दे देगा, अल्टीमेटली बैंक कलेक्ट करेगा। तो ये 6 के 6 स्टेप आप पढ़ लीजिए, दोनों तरफ से पढ़ लीजिए। मतलब एक बार आप एक्सपोर्टर बन जाइए, एक बार आप इंपोर्टर बन जाइए। जैसे मैं एक एक्सपोर्टर बनता हूं, मैं इंडिया का हूं और एक्सपोर्टर बनता हूं, मैं इंडिया का हूं और एक्सपोर्टर बनता हूं। तो क्या होगा, मैं और यूएसए का जो मेरा कस्टमर है, हम आपस में अपनी टर्म्स डिसाइड कर लेंगे। फिर यूएसए का जो परचेजर है वो अपने बैंक से बोलेगा यार एलसी इशू कर दो इंडिया के उस एक्सपोर्टर के, यानी मेरे फेवर में। ठीक। तो एलसी बेसिकली मेरे बैंक के फेवर में इशू की जाएगी। मेरे बैंक को गारंटी दी जा रही है, मेरा बैंक मुझे गारंटी दे देगा कि एलसी की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। ठीक। ये बात हो गई, खत्म। अब मैं डिस्पैच कर दूंगा गुड्स। ठीक। मैं जैसे डिस्पैच करूंगा, डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा, परचेजर का बैंक जो है, ठीक है ना, वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा कि मुझे डिस्पैच मिल गई है, इनवॉइस मिल गई है और पेमेंट आपका एश्योर। ठीक। अब मेरा बैंक मुझे पैसे 2 महीने बाद ही देगा, क्योंकि हमारा 21 दिन बाद ही देगा, क्योंकि हमारी टर्म स्टेट 21 दिन की थी। किसकी? यानी कि यूएसए के उस बंदे ने अपनी बैंक को कहा था कि मैं 21 दिन बाद पैसा दूंगा, उसकी एलसी वो लेकर आया था। उसके बैंक ने मुझे कहा था कि मैं 21 दिन बाद पैसा दूंगी, मेरे बैंक ने कहा था 21 दिन बाद, यानी ये 21 डेज में ही पैसा मेरे पास आना था, लेकिन गारंटी हो गई थी। अब मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ही पैसा तुरंत आ जाए, तो मैं मेरे बैंकर के पास, इंडियन बैंक के पास जाके मैं बोलूंगा यार 21 दिन बाद आना तो है ही, आप ही लाके दोगे, आपके पास ही आना है, आप 21 दिन का मेरे से क्या ले लो, ब्याज ले लो, और पैसा तुरंत मिल जाता है। खत्म। as can as can be seen from the above process, letter of credit take up a significant amount of time and therefore is slow to arrange and must be in place before the sale occur. The use of letter of credit may be considered necessary if there are high level of non payment, क्योंकि एलसी के चार्जेस होते हैं, सब कुछ होता है। तो जनरली जब तक आपको अपने कस्टमर पे विश्वास है तब तक आप एलसी नहीं लेते हो, बट मैं तो बोलूंगा हमेशा एलसी लेनी चाहिए, भले पैसा लगे।
Customer with a poor or no credit history may not be able to obtain a letter of credit from their own bank. Letter of credit are costly to customer and also restrict their flexibility. If they are short of cash when the payment to the bank is due, the commitment under the LC mean the payment must be made. देना ही पड़ेगा, यानी यूएसए वाले उस कस्टमर को तो 21 दिन में पैसा बैंक में जमा कराना ही था, चाहे कहीं से भी लाके जमा कराना, वरना उसकी एलसी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली वो इंसॉल्वेंट होगा बंदा। Collection under a letter of credit depend on the condition of the letter being fulfilled. Collection only occurs if seller present exactly the document stated. यानी जो conditions terms condition में document लिखे थे वो condition सेलर को यानी मुझे देने पड़ेंगे अपने बैंकर को। तो बेसिकली एलसी दोनों के लिए प्रोटेक्शन है, परचेजर के लिए भी और सेलर के लिए भी। However, the seller will not be able to claim payment if, for example, good have been sent by air but the letter of credit stated that shipping document were required. खत्म। काउंटर ट्रेडिंग बड़ा आसान है, तुम्हारे मैं जो माल बेच रहा हूं उसके बदले दूसरा गुड से दूसरी सर्विसेज ले लूंगा। इन अ काउंटर ट्रेड अरेंजमेंट गुड और सर्विस आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड और सर्विसेज इंस्टेड फॉर कैश। अब सुनो यार, अब इसमें चक्कर क्या है, दो पार्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यूएसए के स्मिथ को माल बेच रहा हूं, सर्विसेज बेचना दे रहा हूं और उसी से ही ले रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्राई पार्टी, चार पांच पार्टी, 6 पार्टी इन्वॉल्व भी होती है काउंटर ट्रेड के अंदर। तो बेनिफिट ऑफ काउंटर ट्रेडिंग इंक्लूड द फैक्ट दैट इट फैसिलिटेट conservation of foreign currency and can help a business either foreign market or it may otherwise not be able to. Obviously foreign currency चाहिए नहीं होती उसके अंदर, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, count value of good or service received in exchange may be uncertain, especially if the good being exchanged experience prior volatility. Other disadvantage of counter includes complex negotiation and logistic issues, particularly if a counter involve more than 2 party. पता है ये था मैंने आपको। अगला एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, कुछ नहीं है, आप जब भी माल बेचो इंश्योरेंस करवा लो उतने माल का, कि अगर पेमेंट नहीं आया कोई बात नहीं, इंश्योरेंस का पैसा लगेगा। Export credit insurance protect a business against the risk of non-payment by a foreign customer. Exporter can protect their foreign account receivable against a number of risks that could result in non-payment. Export credit insurance usually insure the seller against commercial risks such as insolvency of the purchaser or slow payment, and also insure against certain political risks, for example, war, riots, and revolution, which would result in non-payment. It can also protect against currency inconvertibility and change in import or export regulation. खत्म। तो आप जब भी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस लो तो ध्यान रख के लो कि उसमें आपने क्या क्या टर्म्स डलवाई हैं, जैसे अपन मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं ना वैसे ही। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग समझ में आ गई आपको। An export factor provides the same function in relation to foreign account details as a factor covering domestic account receivable and therefore can help with the cash flow of a business. However, export factoring can be more costly than export credit insurance and it may not be available for all countries, particularly developing country. Other consideration, the purchaser may be able to get a local bank to guarantee payment to exporter, but this may only be suitable in arrangement where the purchaser has no power over the exporter. General policies for foreign account, none of the method detailed above would allow by the selling company to escape from basic fact that credit should only be given to customers who are credit worthy. खत्म। चलें। अच्छा क्या लिख रहा है, a seller should insist that any payment made in convertible in a form of customer authority will permit to become effective as the remit seller. This may mean, for example, that a sale will be subject to clearance under exchange control or any import. मतलब ऐसी करेंसी में रखो, खत्म बात। चलो भाई, in order to improve operational cash flow, indicate whether company would need to increase or decrease their receivable balance and payable. सुनो भाई, अगर कैश फ्लो बढ़ाना है तो रिसीवेबल के बैलेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा और पेबल के बैलेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। आंसर डी।
रिसीवेबल बैलेंस घटाओगे तो कैश फ्लो बढ़ेगा, पेबल का बैलेंस बढ़ाओगे तो कैश फ्लो बढ़ेगा। डी। ये लो, हाथों हाथ चेक करते जाओ। TYU7 डी। ठीक है, खत्म। Akina company usually take 2 months to collect a debt from credit customer. It has just issued an invoice. रिसीवेबल वाला है। दो महीने में पैसा आता है। अब वो कह रहा है 2% कैश डिस्काउंट अगर पेमेंट 1 महीने में कर दो। एनुअलाइज कॉस्ट मांग रहा है TYU8। क्योंकि ये रिसीवेबल का है इसलिए मैंने एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट ले लिया। वन प्लस 2/98, 2 महीने की जगह 1 महीना तो पीरियड हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ पीरियड्स number of periods is equals to 12 months अपॉन 2 - 1। 2 महीने की जगह 1 महीने में पेमेंट आपको कलेक्ट करना है, तो 27.43% के लगभग, यानी आंसर इज ए। द मेन एस्पेक्ट ऑफ डेब्ट फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्लाइंट इनवॉइसिंग, सेल्स अकाउंटिंग एंड डेब्ट कलेक्शन सर्विस। बिल्कुल। मेकिंग पेमेंट टू द क्लाइंट इन एडवांस ऑफ कलेक्टिंग द डेब्ट। हाँ। क्रेडिट प्रोटेक्शन व्हेन द सर्विस इज नॉन रिकोर्स। दोस्तों, विद रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दो बातें बताई थी आपको। महक बताइए, नॉन रिकोर्स में क्या होता है और रिकोर्स में क्या होता है? महक। ये देखो, कुछ बच्चों को नॉन रिकोर्स मतलब आप जो बेचने वाला है उसकी रिस्क खत्म हो जाती है, फैक्टर रिस्क लेता है डूबने की। When a non-recourse factoring service is used, the client loses control over decision about granting credit to customer. तो बेसिकली सबको डिसाइड कौन करता है? फैक्टर। कब डिसाइड करता है? जब उसको लगता है कि यार अगर इसने किसी ऐसे बंदे को माल बेच दिया जो पैसे नहीं देगा तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे ना। So non-recourse factoring is a convenient way of obtaining insurance against irrecoverable debt. खत्म।
तो ये तीनों हो गया आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, TYU 9। हाथ तो हाथ चेक करते जाओ। 8 का आंसर ए आया था, बिल्कुल आया था। 9 का आंसर डी आया था, बिल्कुल सही आया था। तीनों चीजें आ जाएंगी। Which of the following statement concerning invoice discounting? Invoice discounting कस्टमर को पता नहीं लगता है। Invoice discounting is a purchase of a selection of invoice by the provider of the discounting at a trade discount. बिल्कुल, ये आंसर जरा ध्यान से देखो। With confidential discounting, the client customers are unaware, बिल्कुल। Invoice discounter does not take over, बिल्कुल। तो आंसर is all of the above. लास्ट, इसका भी आंसर देख ही लो, 10th का। डी आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही। Which of the following statement concerning receivable management is incorrect? Credit limit should be reviewed periodically. Correct. Credit analysis depend on the provision of relevant information. For example, trade reference. बिल्कुल. Delaying payment of invoice is likely to make receivable management more effective. ये गलत है। Longer term credit may increase revenue but also increase the risk of bad debt. Yes. Answer is C. ये भी देख लो और खत्म करो। आंसर इज सी, खत्म। इजी लगा चैप्टर। सो दैट्स ऑल अबाउट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, दैट्स all for the day, and